तुम्हारी हर तकलीफ़ का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो पढ़ना मुझे, मैं भारत का संविधान हूँ। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का पार्ट 3 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। इस पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, भारत की प्रस्तावना के बारे में हम पढ़ चुके थे और जो कुछ भाग बच चुका था उसे हम पार्ट 2 में पढ़ चुके थे। तो आज हम पार्ट 3 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यदि आप लोग अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो ऊपर आई बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करें और पार्ट 1 और फिर पार्ट 2 देखकर फिर पार्ट 3 देखना स्टार्ट करें। तो चलिए हम पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि पार्ट 3 में हम लोग पढ़ने वाले क्या है। आज हम पार्ट 3 में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में। हमें कुल कितना मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में है, पहले कितना था, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों हमारे जीवन में फंडामेंटल राइट्स का जरूरत है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा फंडामेंटल राइट्स कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से, कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फ्लुएंस है। फिर हम पढ़ेंगे वैसे वो कौन कौन ऐसा आर्टिकल है जो केवल और केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, ठीक है। तो इस सब बातों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, समझते हुए, लिखते हुए पढ़ते हैं, फिर फंडामेंटल राइट्स के हर एक पॉइंट को। अब किसी भी चीज के होने का कारण है, वो कारण भी हम पढ़ेंगे। हमारा फंडामेंटल राइट्स यूएसए के संविधान से प्रभावित है, ऐसा क्यों है, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम क्लासरूम में चलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम फंडामेंटल राइट्स को समझते हुए पढ़ते हैं। हेडिंग हम लगा दिए फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। पहले समझिए मौलिक अधिकार क्या होता है। मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो हमें जन्म से ही, भारत में जन्म से ही वह अधिकार हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे देता है। इवन अगर हम कहें कि मां के पेट से ही यह अधिकार हमें मिल जाता है, मां के पेट में जन्म से ही हमारा अधिकार ये मिल जाता है। क्यों हम ऐसा करें, क्योंकि आर्टिकल 21 जब आप पढ़ेंगे तो आपको जीवन जीने का अधिकार है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये एक ऐसा अधिकार है जो आप जन्म से ही ये आपको अधिकार मिल जाता है। अब ये अधिकार क्यों जरूरत है हमारे लाइफ में, ये इसलिए जरूरत है क्योंकि देखिए एक पेड़ है, उसको जीने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होगी, हवा की आवश्यकता होगी, धूप की आवश्यकता होगी। तो उसी प्रकार इंसान को जीने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स की आवश्यकता है। देखिए एक होता है जीवन काटना और एक होता है जीवन जीना। अगर काटना है तो आपको फंडामेंटल राइट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जीवन को जीना है तो आपको 100% श्योर है कि आपको कुछ ऐसा अधिकार मिलना चाहिए जो आपको आपका डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। तो हमारा फंडामेंटल राइट क्या करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट करता है और क्या करता है, इक्वलिटी मेंटेन करता है और क्या करता है, टू कंट्रोल द स्टेट पावर, राज्यों की शक्तियों को नियंत्रण करता है, जिससे क्या हो सके, हम अपना विकास, यहाँ के नागरिक अपना विकास अच्छे से कर सके। तो उम्मीद है आपको फंडामेंटल राइट्स का डिफिनेशन समझ में आया होगा। चलिए अब हम फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं, यह कहाँ हमारे संविधान में प्लेस है। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में है। कहाँ है, भाग 3 में है। अब पार्ट 3 मतलब क्या, भाग 3 में हम इसका जिक्र किया गया। अब हम एक क्वेश्चन उठता है कि हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं, कुल कितने भाग हैं अगर हम देखना चाहें तो देखिए कुल हमारे पास संविधान में, जब हमारा संविधान बना था, मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। कितने भाग थे, 22 भाग। और अभी कुल कितने भाग हैं, 25 भाग। अगर आपसे पूछे वर्तमान में हमारे संविधान में कितने भाग हैं तो 25 है, और जब हमारा संविधान बना था तब कितने था, 22 था। अगर आपसे पूछे अनुसूचियां, शेड्यूल कितना था तो शेड्यूल मूल संविधान में 8 था और वर्तमान संविधान में 12 है, ठीक है, शेड्यूल। अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है तो जब संविधान हमारा बना था मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, और अभी जो है वर्तमान में मोर देन 450, 450 से अधिक, मोर देन 450, 450 से अधिक है। अब पार्ट की क्या होता है, पार्ट भाग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को ये देख रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या किए हम, इतना 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 को हम पार्ट वाइज
डिवाइड कर ले। क्यों? क्योंकि सुविधा के अनुसार, जैसे मान लीजिए कोई रूल्स के बारे में हम बात करें तो आपको हम बताएं कि ये रूल्स सही है, तो कोई पूछेगा ये कहां से है, तो हम बोलेंगे आपको ये रूल्स हमारा कहां है, कॉन्स्टिट्यूशन से। अब कॉन्स्टिट्यूशन से कौन के भाग से, तो मुझे बताना पड़ेगा ना, उसका डिटेल्स बताना पड़ेगा कौन से भाग से। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्ट वाइज बटा हुआ है। तो कुल कितना पार्ट मूल संविधान में था? 22 भाग। अगर हम बताना चाहें तो देखिए कुछ ऐसा आप इसको समझ सकते हैं, ये ठीक है। अब इस बॉक्स को हम डिवाइड करते हैं, ये वाला पार्ट किताब को, इसको मान लेते हैं पार्ट 1, इसको मान लेते हैं हम पार्ट 2, और ये हो गया हमारा पार्ट 3, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? पार्ट 3 में आर्टिकल कहां से कहां तक है? पार्ट 3 में आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक पार्ट। ऐसे ही करते करते अगर हम आ गए तो लास्ट में कितना, कौन सा पार्ट है? पार्ट 25। तो कुल कितने भाग है? 25 भाग है। आपको समझ में आ गया होगा कुल कितने भाग है? पार्ट 3। ये लाइन समझ में आ गया होगा। इस पार्ट 3 में कुल कितने आर्टिकल्स है? कुल कितने आर्टिकल्स है? आर्टिकल से हमारा आर्टिकल 12 टू 35, 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक वो किस में है? भाग 3 में है, हमारे संविधान के भाग 3 में। ठीक है, अब इसी भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब हमें समझ में आना चाहिए कि आपके माइंड में आया होगा ये मैग्ना कार्टा क्या है, तो मैग्ना कार्टा को समझते हैं। मैग्ना कार्टा को समझने के लिए आपको 1215 ईस्वी में जाना पड़ेगा। तो तैयार हैं आप लोग? तो चलिए 1215 में हम चलते हैं ब्रिटेन में। समय था, ईस्वी था 1215, और उस समय ब्रिटेन में शासक थे किंग जॉन थे। उन्होंने क्या किया कि अपने नागरिकों के लिए क्या किया, एक कुछ अधिकार जो है एक पेज पे लिखित रूप से लिख दिया। ठीक है, और उस पे अपना लिख करके उसे तैयार कर दिया। उसी लिखित अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, उसी मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो अब बात आता है कि हमारे पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा क्यों किया गया है? तो हमारा भाग 3 क्या बताता है? वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। इसलिए हम अपने भाग 3 को भी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये लाइन स्पष्ट है कि आपको संविधान समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं अगला पॉइंट, यूएसए। हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है, मौलिक अधिकार जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से इन्फ्लुएंस है, यानी प्रभावित है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमारा फंडामेंटल राइट्स कहां के संविधान से प्रभावित है? तो आपको बोलना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के संविधान से। अब बिल ऑफ राइट्स, यूनाइटेड स्टेट में जो फंडामेंटल राइट जो हमारे इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो है वो बिल ऑफ राइट्स के नाम से है। किस नाम से? बिल ऑफ राइट्स के नाम से। अब अगला, तो चलिए अब हम अगला पॉइंट की ओर आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि व्हाई आवर फंडामेंटल राइट्स, क्यों हमारा मौलिक अधिकार इन्फ्लुएंस है, यानी प्रभावित है कहां के संविधान से? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्यों हमारा संविधान फंडामेंटल राइट्स जो है वो इन्फ्लुएंस है? देखिए, अमेरिका का जो फंडामेंटल राइट्स है, यानी बिल ऑफ राइट्स है, वो वहां के सिटीजन्स को, वहां के नागरिक को ज्यादा पावर देता है। जब कभी भी बिल ऑफ राइट्स के बीच, माने जनता के अधिकार के बीच और स्टेट के बीच टकराव होगा, तो वहां का बिल ऑफ राइट्स क्या होगा? ऊपर होगा। यही बात जो है हमारे संविधान बनाने वाले को अच्छा लगा, इसलिए हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है वहां के संविधान से प्रभावित है। समझ में आ गया? तो चलिए अब हम अगले पॉइंट्स की ओर आते हैं। अगला पॉइंट हमारा एक अगला क्वेश्चन है कि व्हाई दिस फंडामेंटल राइट, यानी आवर फंडामेंटल राइट्स, हमारा मौलिक अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों हमारा मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान में बहुत महत्वपूर्ण है, यानी एक अहम स्थान रखता है। क्यों ऐसा होता है? एक अहम स्थान इसलिए रखता है कि क्या करता है ये? पहला पॉइंट है टू इंश्योर, यानी सुनिश्चित करना, टू डेवलपमेंट ऑफ देयर सिटीजन्स। क्या है? हमारे नागरिकों का विकास जो है
डेवलपमेंट यानी विकास करना, उसको वो सुनिश्चित करता है। कौन सुनिश्चित करता है? फंडामेंटल राइट्स। दूसरा क्या है? टू कंट्रोल द पावर ऑफ स्टेट, यानी यह कंट्रोल करता है यानी नियंत्रण करता है। किसको? पावर ऑफ स्टेट, राज्यों की शक्ति को नियंत्रण करता है। ठीक है। तीसरा, टू मेंटेन द इक्वलिटी अमॉन्ग पीपुल, मतलब है कि सभी लोगों में, यहां के नागरिकों में इक्वलिटी को कायम करता है, मेंटेन करता है इक्वलिटी यानी समानता अमॉन्ग पीपल, लोगों के बीच क्या करता है? समानता को कायम करता है। टू एस्टेब्लिश करता है, स्थापित करता है गवर्नमेंट बाय लॉ, ठीक है, कानून के तहत सरकार को स्थापित करने में हेल्प करता है। कौन? हमारा फंडामेंटल राइट्स। अब हम इसको समझते हैं दूसरे वाले पॉइंट्स को, कि टू कंट्रोल द पावर ऑफ स्टेट, राज्यों की शक्ति को कैसे कंट्रोल करता है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। कैसे कंट्री में रहते हैं? लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। यहां क्या होता है? यहां हम अपने अपने एरिया के प्रतिनिधि को क्या करते हैं? चुनते हैं। अब वो प्रतिनिधि कहां जाता है? वो लोकसभा में जाता है। और वहां क्या होता है? जो हमारे भारत पे क्या करता है? 5 साल के लिए राज्य का व्यवस्था यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट व्यवस्था चलाता है। तो ये कैसे कंट्रोल करता है पावर ऑफ स्टेट को, अभी हम देखते हैं। तो वहां क्या होता है? कल को अगर ऐसा हो जाए कि हमारे जो चुने गए सरकार हैं वो कल को ऐसा हो जाए कि कोई ऐसा रूल्स बना दे, कोई ऐसा लॉ बना दे कि कल को फंडामेंटल राइट्स हमारा वायलेट हो जाए, उल्लंघन हो जाए, तो उस समय क्या करेगा? उस समय क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा स्टेट है, ठीक है, और ये फंडामेंटल राइट्स है। ये हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। ये हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। ये हमारा मौलिक अधिकार है। ये क्या करता है? स्टेट को, ये मान लीजिए स्टेट है, ये क्या करता है? फंडामेंटल राइट स्टेट के पावर को नियंत्रित करता है। यह अगर कोई ऐसा रूल बनाएगा तो फंडामेंटल राइट जो है यहां के सिटीजन्स को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा यानी बचाएगा। कहेगा स्टेट को आप अपने शक्तियों का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन आम जनता के फंडामेंटल राइट्स का ख्याल करके, आम जनता के मौलिक अधिकार का क्या करना पड़ेगा? उसको ख्याल करना पड़ेगा। वो कभी भी इस दायरे के अंदर इंटर नहीं कर सकता है। कौन? स्टेट। इसलिए हम कह सकते हैं कि टू कंट्रोल द पावर ऑफ स्टेट। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस या नो? ठीक है, चलिए अब आप क्या करें, एक क्वेश्चन नोट कर ले कि फंडामेंटल राइट्स जो है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं किसके विरुद्ध में? एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मौलिक अधिकार दिए गए किसके विरुद्ध में? तो याद रखेंगे राज्यों के विरुद्ध में दिए गए। किसके विरुद्ध में दिए गए? राज्यों के विरुद्ध में। तो अब अगला पॉइंट पे हम आते हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वी हैव। कितने मौलिक अधिकार हमारे पास अभी है? तो वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। हमारे पास कितने मौलिक अधिकार है? 6 फंडामेंटल राइट। बट इनिशियली व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तब हमारे पास कुल कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन अभी कितने मौलिक अधिकार है? अभी हमारे पास कुल 6 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। अब हम जानते हैं एट प्रेजेंट विच आर, कौन कौन है वो अभी जो हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है, और ये भी देखेंगे कि 7वां कौन है जिसे हटा दिया गया है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं, पहला हमारा फंडामेंटल राइट्स है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित अधिकार। पांचवा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम देखते हैं कि 7वां कौन ऐसा फंडामेंटल राइट्स है जिसे हमारे मौलिक अधिकार के सूची से बाहर कर दिया गया, और वो कहां रख दिया गया। ये जो आप 6 मौलिक अधिकार देख रहे हैं अभी जो दिख रहा है, इस सब के बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे अगले पार्ट्स में। ठीक है, हर एक आर्टिकल्स को, जो आर्टिकल्स 14 से 32 मौलिक अधिकार है, और 12 से 35 जो हमारे पार्ट किसमें है? पार्ट 3 में। हम सारा 1 बाय 1 सारा डिटेल्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम पहले 7वां के बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल्स में, फिर हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार से। ठीक है, चलिए अब हम 7वां मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स से
के सूची से बाहर कर दिया गया। ये सातवां जो राइट टू प्रॉपर्टी, एक्चुअली में यह छठे नंबर पे था और सातवें नंबर पे था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसे संपत्ति का अधिकार जो है इसे क्या किया गया, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया। अब क्वेश्चन बनता है कब हटा दिया गया, तो याद रखेंगे ये डेट 1978 में। इसको कब हटाया गया, 1978 में। और किस संविधान संशोधन, अब क्वेश्चन पूछा गया किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, 44th अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन के दौरान इसे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के सूची से हटाकर इसे कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स यानी कानूनी अधिकार के रूप में कहां रखा गया, आर्टिकल 300A में रखा गया है। आर्टिकल 300A यानी अनुच्छेद 300A में अब इसे रखा गया। यह हमारा अभी कानूनी अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स नहीं, यह अब हमारा कानूनी अधिकार है। और यह 300A किस भाग में है, संविधान के पार्ट 12 में, संविधान के पार्ट 12 में। और यह जब हमारे राइट टू प्रॉपर्टी जब हमारे फंडामेंटल राइट्स में था तो वो किस आर्टिकल में था, आर्टिकल 31। ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो हर एक पॉइंट को ध्यान से रखेंगे, ठीक है। अब राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, अब क्वेश्चन उठता है कि अगला पॉइंट कि क्यों, व्हाई इट वाज रिमूव्ड, क्यों इसे हटाया गया। तो शुरुआत में जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय क्या था कि जिला इतना जमीन जो है राजा रजवाड़े के पास था। किसके पास था, राजा रजवाड़े के पास था। और हमारे भारत को क्या था, उस समय स्कूल्स बनाने थे, यूनिवर्सिटी बनाना था, पब्लिक प्लेस बनाना था जहां पे पब्लिक को सुविधा मिल सके, ठीक है। यूनिवर्सिटी बनाना था, स्कूल्स बनाना था, इंडस्ट्री लगाना था। तो हमारे गवर्नमेंट के पास जमीन था ही नहीं, वो किसके हाथ में था, राजा रजवाड़े के पास था। तो भारत सरकार उस समय गवर्नमेंट में कौन थे, उस समय गवर्नमेंट में थे जब इसको रिमूव किया गया 44वें संविधान संशोधन से हटाकर रखा गया आर्टिकल 300A में। तो उस समय जो पार्टी थी बहुमत में वो थी जनता पार्टी। कौन पार्टी थी, जनता पार्टी थी उस समय पावर में। और उस समय जो गवर्नमेंट पीएम थे हमारे मोरारजी देसाई जी थे। उस समय की सरकार ये देखी कि उस समय जो है स्कूल्स हॉस्पिटल बनाने के लिए जमीन नहीं, तो क्या किया कि राजा रजवाड़े से कुछ जमीन जो है प्रॉपर्टी जो है वो ले लिया। लेने के बाद क्या हुआ कि सभी राजा रजवाड़े जिनसे लिया गया था वो क्या चले गए, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट चले गया। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है मौलिक अधिकार से क्या किया गया, छीन लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करता है वो किसके हिसाब से करता है, वो कानून के तहत करता है। वो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला करते हैं वो कानून के नजर से फैसला करते हैं। तो कानून के तहत उनको क्या मिला, उनको गवर्नमेंट को बोला गया कि उनका जमीन वापस कर दिया जाए, वो उसका क्या है, मौलिक अधिकार था। तो यहां से आपको समझ में आता है कि मौलिक अधिकार को छीना नहीं जा सकता। लीगल राइट्स को क्या, कानूनी अधिकार को छीना जा सकता है, छीना नहीं जा सकता। कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर कभी भी रेलवे लाइन लग रहा है या एयरपोर्ट बन रहा है, अगर आपका जमीन है तो मुआवजा के तौर पे आपको दे दिया जाएगा और तब ये लिया जा सकता था। लेकिन जब फंडामेंटल राइट्स था तो गवर्नमेंट का इतना पावर ही नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स के तहत लिया जा सकता था, ठीक है। तो क्या हुआ कि उस समय के सरकार को लगा कि नहीं, ये हमारा अगर फंडामेंटल राइट्स होगा तो हम इंडिया को डेवलप नहीं कर पाएंगे, यहां के लोगों को वो इक्वलिटी मेंटेन नहीं कर पाए। किसी के पास जमीन है और किसी के पास कुछ भी नहीं है, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो क्या किया कि उस समय की सरकार क्या की, तो इसको फंडामेंटल राइट से निकाल करके आर्टिकल 300A के तहत रख दिया गया। यही रीजन था कि उस समय की सरकार जो है राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल करके और कहां रख दिया गया, हमारी कानूनी अधिकार के तहत आर्टिकल 300A के तहत रख दिया गया, ठीक है। अब नोट करके आप क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे नोट करके। अब आपसे पूछा जा सकता है, वो हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन आप यहां नोट कर ले कि कुछ ऐसे अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स है जो केवल और केवल किसको दिया गया है, इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है, भारतीय नागरिक को दिया गया है। वो अधिकार कौन कौन सा है, तो वो अधिकार जो है हमारा है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16,
आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ये कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं, फंडामेंटल राइट्स है, जो केवल और केवल किसे दिया गया है? इंडियन सिटीजन्स को, भारतीय नागरिकों को दिया गया है। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये अधिकार किसको दिया गया है? केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और बाकी जो बच गया फंडामेंटल राइट्स, कहां से? आर्टिकल 14 से कहां तक? आर्टिकल 32 तक, वो फॉरेनर को भी प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है, और किसको प्राप्त है? और हमारे भारतीय नागरिक को भी प्राप्त है, इंडियन सिटीजन्स को भी प्राप्त है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगला जो है फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, हम पार्ट 4 में स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, पॉलिटी के बारे में बताएं। और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर ऑल प्रेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 4 के साथ, राइट टू इक्वलिटी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का क्या करें? कोविड-19 के दौरान अच्छे से ख्याल रखें, ठीक है। थैंक यू।